चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, पत्थर में गढ़ी एक कहानी को सुनने। ये कहानी है मौर्य कला की, एक ऐसी कला जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि शक्ति, विश्वास और एक महान विरासत की कहानी कहती है। तो इस कहानी की शुरुआत कहां से करें? चलिए एक ऐसे प्रतीक से करते हैं जिसे आज हम सब करोड़ों लोग पहचानते हैं। ये है सारनाथ का मशहूर लायन कैपिटल यानी सिंह शीर्ष। देखिए, आज ये सिर्फ एक पुरानी मूर्ति नहीं है, ये हमारे देश भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारी शक्ति और हमारे गौरव का निशान। हाँ, ये एक आधुनिक राष्ट्र का प्रतीक तो है, पर इसकी प्राचीन कहानी क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। कितना पीछे? करीब 2300 साल। तो तैयार हैं? चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में, उस दुनिया में जहां इस शानदार कलाकृति ने जन्म लिया था। तो देखिए, वो जो समय था ना, वो एक जबरदस्त उथल-पुथल का दौर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए-नए विचार समाज में आ रहे थे, और इसी माहौल में 4ठी शताब्दी तक मौर्यों ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। और ये साम्राज्य अपने चरम पर कब पहुंचा? 3री शताब्दी में, सम्राट अशोक के समय। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो एक सामाजिक और कह सकते हैं एक वैचारिक क्रांति थी। बौद्ध धर्म जैसे जो नए दर्शन थे, वो जन पर आधारित जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी, उसको सीधी चुनौती दे रहे थे। और जाहिर सी बात है, इसीलिए लोगों के बीच ये विचार बहुत तेजी से लोकप्रिय भी हो रहे थे। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में कौन थे? सम्राट अशोक। उन्होंने बौद्ध धर्म की जो श्रमण परंपरा थी, मतलब जो तपस्वी और भिक्षुओं की परंपरा होती है, उसे न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे राजकीय संरक्षण भी दिया। और यकीन मानिए, यही वो एक फैसला था जिसने आने वाली सदियों की कला का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो अशोक ने ऐसा क्या किया? उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक हैं उनके बनवाए हुए विशाल स्तंभ। ये स्तंभ उनके पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे। और ये कोई मामूली स्तंभ नहीं थे, ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक अजूबा थे, सच में। देखिए, जो फारसी स्तंभ होते थे वो कई टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनते थे, लेकिन मौर्य स्तंभ नए, वो पत्थर के एक ही विशाल टुकड़े से तराशे जाते थे। मतलब जरा सोचिए, एक पूरे के पूरे पत्थर को काटकर ऐसा स्तंभ बनाना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। इन स्तंभों की एक और खास बात थी, उनकी सतह। उन पर शीशे जैसी एकदम चमकदार पॉलिश की जाती थी, और ये पॉलिश इतनी कमाल की थी कि आज भी हमें हैरान कर देती है। तो ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं थी, ये मौर्य साम्राज्य की टेक्नोलॉजी और उनकी समृद्धि का भी एक बड़ा सबूत थी। तो ये स्तंभ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, इनका एक मकसद था। ये शाही शक्ति का प्रतीक थे। इन पर सम्राट अशोक के धम्म यानी उनके नैतिक कानूनों के संदेश खुदे होते थे, और इनके टॉप पर शेर, बैल या हाथी जैसे ताकतवर जानवरों की मूर्तियां होती थीं। लेकिन रुकिए, मौर्य कला का मतलब सिर्फ ये शाही स्तंभ ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कला आम लोगों के जीवन और उनके विश्वासों को भी बहुत खूबसूरती से दिखाती थी। उस जमाने में ना, यक्ष और यक्षिणी जो प्रकृति से जुड़े लोक देवता माने जाते थे, उनकी पूजा बहुत होती थी। और हमें पटना, विदिशा, मथुरा जैसी जगहों से इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली हैं। ये क्या बताती हैं? यही कि शाही कला के साथ साथ एक लोक कला भी थी जो खूब फल फूल रही थी। और मौर्य कलाकारों का हुनर सिर्फ स्तंभ बनाने तक ही सीमित नहीं था। जरा इसे देखिए, उड़ीसा में धौली नाम की जगह पर कलाकारों ने एक जीती जागती चट्टान को ही तराशकर ये शानदार हाथी बना दिया। आज भी ये शांति और शक्ति का एक अद्भुत प्रतीक है। और जानते हैं, यहीं से भारत में पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी ये पहली झलक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बिहार की बराबर पहाड़ियों में बनी लोमस ऋषि गुफा का दरवाजा है। इसे अशोक ने आजीविका संप्रदाय के संतों के लिए बनवाया था। और इसी एक कलाकृति ने भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर यानी चट्टानी वास्तुकला के एक पूरे नए अध्याय की शुरुआत कर दी। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी कहानी के हीरो के पास, सारनाथ के सिंह शीर्ष पर। और इस बार इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं, इसकी बनावट को। देखिए, ये सिर्फ 4 शेरों की मूर्ति नहीं है, ये तो कई हिस्सों को मिलाकर बनी एक पूरी कहानी है। सबसे पहले एक स्तंभ था जो अब टूट चुका है। उसके ऊपर था ये उल्टे कमल के फूल जैसा बेस जो पवित्रता का प्रतीक है।
फिर आती है ये गोल पट्टी, जिसे अबैकस कहते हैं, जिस पर जानवर बने हैं। और फिर वो 4 राजसी शेर। और पता है, इन सब के ऊपर एक और चीज थी, धर्म का पहिया, यानी धर्मचक्र। ये जो 4 शेर हैं, ये चारों दिशाओं में एक साथ दहाड़ रहे हैं, मानो सम्राट अशोक के धम्म का, उनके नैतिक शासन का पूरी दुनिया में ऐलान कर रहे हों। जरा इनके चेहरे पर उभरी हुई नसें देखिए, इनके बालों की बनावट देखिए, क्या कमाल की बारीकी है। अच्छा, अब शेरों के नीचे की इस गोल पट्टी को देखिए। इस पर 4 जानवर हैं, एक घोड़ा, एक हाथी, एक बैल और एक शेर। और ये सभी चलते हुए दिखाए गए हैं, मतलब गति में हैं। और इनको अलग करने के लिए बीच बीच में चक्र बने हैं। ये चक्र जीवन के पहिए का प्रतीक हैं, जो कभी नहीं रुकता। और सबसे ऊपर जो पहिया था, वो था धर्मचक्र, यानी कानून का पहिया। ये किस चीज का प्रतीक है? ये उस महान घटना का प्रतीक है जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। असल में ये पूरा का पूरा स्तंभ उसी ऐतिहासिक घटना की याद में बनवाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि मौर्य कला की विरासत क्या है? इसका आगे चलकर भारतीय कला पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। दरअसल मौर्य काल ने ही भारत में स्तूप और विहार बनाने की परंपरा की नींव डाली थी। जैसे जैसे बौद्ध धर्म फैला, ये गुंबद जैसी दिखने वाली इमारतें, यानी स्तूप, पूजा के बड़े केंद्र बन गए। इनमें अक्सर बुद्ध या बड़े भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। भरहुत की ये नक्काशी इसी बात का सबूत है। ये दिखाती है कि कैसे स्तूप अब कला का केंद्र बन गए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब कला सिर्फ राजा महाराजाओं तक सीमित नहीं रही। आम लोगों ने भी, सबने मिलकर इनके निर्माण में अपना योगदान दिया। और देखते ही देखते ये कला एक तरह का जन आंदोलन बन गई। तो आखिर में सवाल वही है, इस पूरी 2300 साल पुरानी कहानी को समझने के बाद क्या भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को देखने का हमारा नजरिया बदलता है? शायद हां। आप जब हम इसे देखते हैं तो हमें सिर्फ 4 शेर नहीं दिखाई देते, हमें दिखाई देता है एक सम्राट का विश्वास, एक महान साम्राज्य की शक्ति और पत्थर में गढ़ी हुई 2300 साल पुरानी एक ऐसी कहानी जो आज भी खामोशी से हम सबसे बात कर रही है।